नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। ये हमारा प्रयास है कि आपको एक फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई जाए जिसकी कोई शुल्क ना हो, जिसका कोई चार्ज ना हो। और इस कोचिंग के माध्यम से हम आपको हर चीज़ उपलब्ध कराना चाहेंगे जो आपकी आवश्यकता है, चाहे वो क्रैश कोर्स का हो, चाहे वो मैटर हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे आपको नए कॉन्सेप्ट देने की बात हो। तो ये इसी टारगेट के साथ, इसी लक्ष्य के साथ हम आप लोगों के सामने अवस्थित हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि ये वीडियो एक क्रैश कोर्स वीडियो है जिसमें हम अपने दो लक्ष्यों को टारगेट करके अभी तक चल रहे हैं, जिसमें एक है आरओ एआरओ और जो दूसरा हमारा टारगेट है वो बीईओ का एग्ज़ाम है। इन दोनों की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और जैसा लग रहा है कि जो पीसीएस का मेंस जो 25 जुलाई से डिसाइड किया था, जो जुलाई में डिसाइड किया, जुलाई के लास्ट वीक से वो कैंसिल हो जाएगा। इसकी डेट अगस्त में जा सकती है और नो डाउट अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो आगे की एग्ज़ाम कैंसिल न हो ऐसी संभावना कम है। हो सकता है कि अगर जिस तरह से कोरोना की महामारी आज बढ़ रही है आजकल, हो सकता है कि आगे के एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए जाएँ। लेकिन उम्मीद यही है कि अगर ये एग्ज़ाम अगस्त में हो जाता है तो सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। देखिए आगे क्या चीज़ होता है, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपने स्तर से पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। तो देखिए, अब तक हमारी जो बात हुई थी आपसे, हमने अब तक बात की थी भारत के जो हम टॉपिक स्टार्ट कवर कर रहे हैं भारत के प्रादेशिक प्रदेश के बारे में, और उसमें हमने आपसे पहले 4 भागों से बांटा था। पहले भाग में हमने हिमालय की बात की थी, दूसरे में गंगा और सिंधु के मैदान की बात की थी, तीसरे में थार के रेगिस्तान की बात की थी, मरुभूमि की बात की थी। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की बात करते समय हमने यहाँ की जितने भी पठारी इलाके थे उनकी चर्चा हमने कर चुके हैं हम। उसके बाद अब हमारी जो चर्चा चल रही है, पिछले वीडियो में हमने बात की प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। नदियों के बारे में भी हमने एक वीडियो लेके, पिछले वीडियो में हमने जो हमारी बात हुई थी आपसे दामोदर नदी के बारे में, स्वर्णरेखा नदी के बारे में, ब्रह्मणी नदी के बारे में हमने जैसा कि बताया था कि ये तीनों नदियाँ नागपुर के पठार से निकलती हैं। उसके बाद उससे आगे जब हम बढ़े थे तो हमने आपको बताया था महानदी के बारे में, वैगई नदी के बारे में और पेन्नार नदी के बारे में। और पूर्वी घाट की जो नदियां हैं, जो पूर्वी घाट की से या बंगाल में जाके गिरती हैं या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, उनमें 2 प्रमुख नदियां शेष रह गई थी। जिन दोनों नदियों की चर्चा आज हम आपसे करेंगे। जो नदियां 2 शेष हैं वो बहुत ही विशिष्ट हैं, बहुत ही विशेष हैं। शेष नदियां विशेष हैं। कौन कौन नदियां थी? उसमें एक थी गोदावरी और दूसरी जो नदी है वो है कृष्णा, और एक तीसरी बची है जो है कावेरी। यानी 3 नदियों की हम यहाँ चर्चा करेंगे, 2 नहीं, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी की। ये तीनों नदियाँ दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। ये तीनों के क्रम में सबसे लंबी गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, फिर कावेरी है। तो इन तीनों नदियों के क्रम में हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपसे किस नदी के बारे में? हमारी बात होगी गोदावरी नदी के बारे में। लेकिन गोदावरी नदी से बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पे 2 पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं जो महत्वपूर्ण है। एक पश्चिमी तट के सहारे जिसका विकास हुआ है, जिसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। एकदम ऐसे ही है। क्या नाम जाना जाता है इसे? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो भारत के पश्चिम तट में है, ये एक करार का एग्जाम्पल है, वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि एक करार है। करार में होता है किनारा। दूसरा जो दूसरी प्रमुख नदी है, पहले हमने जो पहला पर्वत हमने बताया, ये बताया हमने आपसे पश्चिमी घाट के बारे में। दूसरा है पूर्वी तट के सहारे एक विकसित है जिसका नाम है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट आप देखेंगे पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है इसकी ऊंचाई कम है, यानी पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। और यही इसी का एक परिणाम है कि नदियाँ जो हैं वो पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट को भेजते हुए महासागरों में या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो अब बात करेंगे इसी क्रम में जो सबसे प्रमुख नदी जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में निकलती है वो नदी है हमारी गोदावरी। तो गोदावरी जो नदी आप देखेंगे पश्चिमी घाट से निकल रही है और जाके कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। उस नदी के बारे में बात करें हम तो अगर आप मैप पे देखिए तो उसको हम एक बार हाईलाइट करते हैं। ये नदी आपको जो दिख रही है
हालांकि जैसा सीधी दिख रही है इतनी सीधी फ्लो नहीं होती है ये, क्योंकि ये एक रफली मैप बनाया गया है, ये वास्तविक मैप नहीं है। इस मैप में आपको जो दिख रही है गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी आपकी विशेषता पहले बता दें कि इस इसकी जो लंबाई है ये 1465 किलोमीटर लंबी है। 1465 किलोमीटर लंबी है और साथ ही साथ इतनी लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत में कोई नदी नहीं है, यानी ये सबसे लंबी नदी भी है। कहाँ की? प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, अतः इसके कुछ उपनाम बन गए हैं। क्या उपनाम बन गए हैं मित्र? इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि ये बहुत ही पुरानी नदी है अतः इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो इस नदी का चर्चा आपके पुराणों में मिलता है, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी की। अब तक तो हमने उपनाम की बात की, लंबाई की बात की, अब बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी की, इसकी भौगोलिक स्थिति की। देखिए ये नदी जो इसका उद्गम स्थल है आप जो देख रहे होंगे, ये एक पहाड़ी है, एक चोटी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से ये नदी निकलती है और ये नदी ये त्र्यंबकेश्वर आप देखेंगे कहाँ पे है? ये नासिक के पास अवस्थित है। नासिक कहाँ पे है? नासिक भी है महाराष्ट्र में, नासिक है महाराष्ट्र में। यानी अब देखें महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो अवस्थित है त्र्यंबकेश्वर चोटी, उस चोटी से गोदावरी नदी निकलती है और कहाँ जाती है? जाती है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। लेकिन इस जाने के क्रम में अगर आप देखेंगे, इस जाने के क्रम में आप देखेंगे तो जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये 7 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। कितनी? 7। ये 7 वितरिकाओं का नाम आपको जानना महत्वपूर्ण है। देखिए कौन कौन सी 7 वितरिकाएं हैं जिसमें ये नदी जाके रुक जाती है या जिस वितरिकाओं में बढ़ जाती है। उसमें आप देखेंगे सबसे प्रमुख जो है, सबसे पहली जो है वो वितरिका है आपकी गोमती। ध्यान रखिएगा, एक नदी हमने बताई थी गोमती, तो गोमती नहीं है, ये गौमती है। कंफ्यूज जाएंगे उत्तर भारत की गोमती नदी से, जो गंगा की सहायक नदी है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले इसकी जो वितरिका है उसे गोमती के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो इसकी वितरिका है उसे हम वशिष्ठा के नाम से जानते हैं, वशिष्ठा। तीसरी जो वितरिका है उसे हम कौशिकी के नाम से जानते हैं और चौथी जो वितरिका है आत्रेय के नाम से जाना जाता है और पांचवी जो वितरिका है उसे वृद्ध गौतमी के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गौतमी। और छठवीं वितरिका कौशल्या और 7वीं भारद्वाज जी के नाम से जानी जाती है। ये इसकी 7 वितरिकताएं थी। जैसा कि हमने बताया गंगा नदी की वितरिका आपको सबसे महत्वपूर्ण आपको याद होनी चाहिए, हुगली नदी है। और ये जो नदी आपको दिख रही है, ये नदी जो आप दिख रही है, इस नदी पे आप देखेंगे तो इसी नदी पर पोलावरम प्रोजेक्ट है। पोलावरम प्रोजेक्ट जो अक्सर समाचारों में आपने देखा होगा बनी रहती है, क्योंकि ये एक जल बंटवारे या जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ है और उससे एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके तहत पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है वहाँ से। तो इसके लिए खबरों में रहती है कुल मिलाकर ये नदी तो। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये पोलावरम प्रोजेक्ट है, काफ़ी खबरों में रही है। अब आप देखेंगे तो ये जो जब वितरिकताओं में बढ़ती है, जब ये नदी आगे आके 7 वितरिकाओं में बढ़ती है तो ये नदी द्वीप का निर्माण करती है। क्या करती है? नदी द्वीप का निर्माण करती है। और इस नदी द्वीप में आप देखेंगे ये डेल्टा का निर्माण करती है, नदी द्वीप देखेंगे और आगे जाके ये डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा में इसका जो डेल्टा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लें कि गंगा का जो डेल्टा था वो सुंदरबन था, लेकिन इसका जो डेल्टा है वो राजमुंदरी है। ध्यान रखिएगा, डेल्टा के साथ मैचिंग कराने वाले प्रश्न आ सकते हैं। अब जो गोदावरी का डेल्टा है उसे आपने जाना कि उसे राजमुंदरी के नाम से जाना जाता है। गंगा के डेल्टा को हम किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन के नाम से। गंगा के डेल्टा को हम किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन के नाम से। यहाँ तक बातें अगर स्पष्ट हो तो अब आगे चलें। अब देखिए आगे तो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं, गोदावरी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। उनमें अगर देखें तो सबसे प्रमुख आप नदी देखेंगे, इसमें आप पाएंगे दुधना। इसमें आप पाएंगे कि दुधना रिवर इसकी सहायक नदी है। और उसके अलावा
जो अन्य सहायक नदियों में आप देखेंगे दुधना के अलावा इसकी सहायक नदी जो है वो है पूर्णा, पेनगंगा, इंद्रावती, सकरी, सबरी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर देखा जाए तो अगर अपने अध्ययन के लिए इसकी सहायक नदियों को हम दो भागों में बांटें तो शायद हमारे समझ के लिए ये चीज़ आसान होगी। कौन सी दो भाग? पहली भाग हम बांटेंगे कि वही नदियाँ जो इसकी दाईं ओर से सहायक हैं और दूसरी नदियाँ जो इसके बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं। तो अगर देखें तो आपको एक मैप के माध्यम से हम कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप जो मैप दिख रहा है इस मैप में सहायक नदियाँ, क्योंकि नदियाँ बहुत छोटी छोटी हैं सहायक, और इसकी लिस्ट देना थोड़ी सी आपको लिस्ट दे दें क्योंकि इसे मैप में दिखाना, आप अपने मैप में जरूर देखें। तो इसकी जो बाईं ओर से सहायक नदी है जो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है उसमें प्रमुख है दुधना, पूर्वा या पूर्णा के नाम से भी जाना जाता है, पेनगंगा, इंद्रावती और सबरी। लेकिन अगर देखा जाए दाईं ओर से सहायक नदियों में तो आपको बात करेंगे प्रवरा, मुल्ला, प्राणहिता, मंजीरा आदि महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर देखें तो ये चीज़ आपको यहाँ बता दें कि जो इसकी आपको हमने बात की इसकी एक इंद्रावती नदी के बारे में। इंद्रावती जो नदी है ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बहती है और इसके बगल में ही एक नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे इंद्रावती नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर आप देखें तो साथ ही साथ आप देखेंगे मंजीरा और प्राणहिता जिसकी दो नदियाँ बताई सहायक। प्राणहिता जो इसकी दाईं ओर से सहायक नदी है, प्राणहिता के बगल में एक वाइल्ड लाइफ वन्यजीव अभयारण्य है जिसे प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे एक नदी है मंजीरा, क्या नाम है? मंजीरा नदी के पास भी मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, जिसे मैचिंग में आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये पूरा होलिस्टिक डिस्कशन था हमारा आपसे गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी से अगर हम आगे मूव करेंगे तो आपको पहले हम यहाँ पे इसकी पीपीटी दिखाना उचित समझते हैं क्योंकि चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाएंगी नहीं तो। आप देखें गोदावरी नदी के बारे में, तो गोदावरी नदी ये जैसा कि हमने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम बूढ़ी गंगा भी है। ये नासिक के त्रयंबकेश्वर या त्रयंबकम पहाड़ी से निकलती है और इसकी जो सहायक नदियाँ थी बाईं ओर से सहायक नदियों में दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी हैं। इंद्रावती जो नदी है उसी के पास एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जिसे इंद्रावती नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और इसके दाईं ओर से सहायक नदियों में आप देखेंगे प्रवरा है, मुल्ला है, प्राणहिता है। और प्राणहिता जो नदी है उसके पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे तो आपको मंजीरा मिलेगी। मंजीरा के पास भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे मंजीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसकी हमने आपसे बात की कि इसके दाईं ओर की सहायक नदियाँ और बाईं ओर की सहायक नदियाँ। इतना महत्वपूर्ण तो होता नहीं, लेकिन एक बार यूपीएससी ने आईएएस में यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की बाईं ओर की सहायक नदी है। ऐसे स्पेशली मेंशन करके उसने पूछ लिया था, जिसमें प्राणहिता का नाम मैच कर दिया था, दे दिया था, जिससे कंफ्यूजन हुआ था, जबकि प्राणहिता दाईं ओर की सहायक नदी थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आगे चलें तो हम मैंने बात की कि ये इसी पे पुलावरम प्रोजेक्ट बना हुआ है और इसकी जो शाखाएं हैं वो बंगाल में जाने से पहले 7 भागों में बढ़ जाती हैं। और 7 भाग हमने बताया गोमती, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध गोमती, तुल्या और भरद्वाज जी, ये 7 उसके भित्ति कथाएँ हैं। और ये जब ये नदी अपने सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है जिसे राजमुंदरी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो हमारी आपसे बात होगी अब जो अवशेष नदियाँ हैं, जो शेष बची हैं, जो विशेष है, लेकिन वो है कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में तो सबसे पहले आप कृष्णा नदी देख लीजिए। ये कृष्णा नदी है, जैसा कि दिख रहा होगा, स्पष्ट है कि ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है। और अगर देखें तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जो इसका उद्गम स्थल है, एक पहाड़ी है जिसे महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। फिर से देखें कौन सी पहाड़ी है? महाबलेश्वर।
पहाड़ी कहाँ है? यह भी पहाड़ी महाराष्ट्र में अवस्थित है। और इस नदी की अगर लंबाई देखें, इस नदी की लंबाई देखें तो 1401 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसकी सहायक नदियों में कुछ प्रमुख हैं। भीमा, जो आपको यहाँ दिख रही है, या भीष्मा के नाम से भीमा। दूसरा अगर देखें तुंगभद्रा, तीसरा कोयना, चौथा वरना और पेचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी एक प्रमुख नदी यहाँ पे है जिसकी आपसे हम चर्चा, इसके बारे में कुछ विशेषता है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मूसी एक प्रमुख ऐसी नदी है जिसके किनारे एक भारत का बड़ा उभरता हुआ शहर बसा हुआ है, जिस शहर का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो किसकी सहायक नदी है? जो कृष्णा की सहायक नदी है। इतनी बात अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे चले। अब बात करेंगे हम आपसे कावेरी नदी के बारे में। ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी हमने इसके बाद जो दक्षिण नदी आपको दिखे बह गई, इसकी हमने चर्चा आपसे की। अब बात करेंगे हम कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल आप देखेंगे तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर आप देखें तो यह नदी इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है। कैसी है? एकमात्र नदी है जो जिसमें बर्फ भर जल रहता है। बर्फ भर ये नदी सदा नीरा की तरह बहती रहती है, जबकि ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे तुंगभद्रा हो, चाहे भीष्मा हो, चाहे आपकी घाटप्रभा, मालप्रभा, कोई भी नदी हो, ये नदी सदा नीरा नहीं है। ये सब नदियां मौसमी हैं। लेकिन एक नदी को छोड़कर कौन सी नदी है? कावेरी। कावेरी नदी की विशेषता ये है कि वो 12 महीने उसमें जल रहता है। ऐसा क्यों? ये हम बता देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भारतीय मानसून है या फिर जो भारत में वर्षा होती है, आप देखेंगे भारत में वर्षा के लिए 2 फैक्टर जिम्मेदार हैं, या 2 प्रकार के मानसून जिम्मेदार हैं। कौन कौन से? एक भारत में जो मानसून है दक्षिण पश्चिम का मानसून, दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है इस तरह से जो जाता है, यह मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक अरबियन सी की तरफ। अगर देखें तो जब ये बंगाल की खाड़ी या अरबियन सी की तरफ बढ़ता है तो ये नदी के ऊपरी हिस्से में वर्षा कर देता है। नदी का जो ऊपर वाला, उत्तर वाला और पश्चिम वाला हिस्सा है, उस हिस्से में बर्फा करके निकल जाता है, जिससे इस पूरे 6 महीने तक इस नदी जल से भरी रहती है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा पाती है। लेकिन जब लौटता हुआ मानसून भारत की तरफ से जो लौटता हुआ मानसून अपने क्रम को पलटता है और उत्तर पूर्वी मानसून जब आती है, तब आप देखें तब क्या होता है। जब ये उत्तरी मानसून इस तरह से जब भारत के लौटता हुआ मानसून वापस जाता है, तब भी ये वर्षा पाती है। क्यों पाती है? क्योंकि आप देखेंगे तमिलनाडु के क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और तमिलनाडु में ये नदी बहती है, तो इसके निचले हिस्से में, इसके निचले भाग में पानी फिर भर जाता है। यानी ये एक बार ऊपरी नदी के प्रवाह वर्षा के कारण इस नदी में पानी रहता है, तो एक बार निचली नदी के प्रवाह के कारण इस नदी में ये पानी रहता है। तो आप देखेंगे एक बार कौन से मानसून के कारण? उत्तर पश्चिम मानसून के कारण वर्षा प्राप्त करती है, और दूसरी बार किस मानसून के कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा प्राप्त करती है। ये एक बार फिर से कंफ्यूजन, ये उत्तर नहीं, ये दक्षिण है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण एक बार वर्षा प्राप्त करती है और दूसरी बार उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा प्राप्त करती है। तो इस कारण से नदी सदा नीरा रहती है, हमेशा इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है। तो आइए हम इसकी पीपीटी देख लें। देखिए, ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में हमने बात की थी आपसे। कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वर से निकल रही है और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों में हमने आपसे बात की थी भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी के बारे में हमने बताया था कि हैदराबाद जो है इसी नदी के तट पर अवस्थित है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है।
कि हैदराबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है मूसी। क्या नाम है? एक बार फिर से हम लिखते हैं बड़ा सा, मूसी। मौसी नहीं है, मूसी नाम है। ठीक है, आगे चले। अब देखें, हमने आपसे बात की थी कावेरी नदी के बारे में कि कावेरी नदी की क्या विशेषता थी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है। इसका रीजन हमने बताया था, कारण कि एक बार दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है जिसे भारत का मानसून कहते हैं, और दूसरी बार उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? जब मानसून की हम बात करेंगे तो आपको इनको बताएंगे, ये लौटता हुआ मानसून है। लौटता हुआ मानसून आप देखेंगे तो इसकी वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है, और जो मानसून होता है, जो आपके दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है, इसकी वर्षा आपके जून जुलाई अगस्त ये सब महीनों में होती है। जो आपके वर्तमान का समय चल रहा है, इस समय जो मानसून होगी ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होगी। बातें यहाँ तक स्पष्ट हैं। तो आज की वीडियो में हम यहीं रुकेंगे, आपसे हमारी बात को विराम नहीं देंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में वो जो घंटी वाला बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारे हर अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, जहाँ तक हो सके इसे फैलाइए, और साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप देखें, ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए बनाया गया है। ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपनी वाणी को हम विराम देंगे, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ मित्रों, अगर कोई आपको प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को नंबर पता है, अगर नहीं पता है तो हम बता दें, 73 76 93 98 97, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करेंगे आप, कॉल नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप अगले मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।